Hello student, welcome back to my YouTube channel Chemistry with Richa. Today we are discussing chemical kinetics. What is the chemical kinetics? Chemical kinetics is the branch of chemistry. It is a branch of chemistry and which deals with the chemical kinetics is the deals with the reactions rate and mechanism of which they occurs is called chemical kinetics. यानी chemical काइनेटिक्स जो है केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंडर जो भी रिएक्शंस होती हैं उनके रेट्स को और उनके मैकेनिज्म को हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, दिस इज द यूनिट ऑफ क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग यूनिट केमिकल काइनेटिक्स एंड इट इज अ यूनिट ऑफ द क्लास 12 एंड वी आर डिस्कसिंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शंस। अब रिएक्शंस अगर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं। कुछ रिएक्शंस जो होती हैं बहुत फास्ट हो जाती हैं जो इंटेंसिटी तुरंत हो जाती हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो मॉडरेट होती हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा स्लो होती हैं। अब अगर मैं देखूं इसमें एक एग्जांपल दिया है सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड AgNO3 एंड NaCl जो आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वहां से आपका AgCl और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। अब जो आपकी केमिकल काइनेटिक्स है या हम देखते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शंस है उस डायरेक्शन में आपका अकर होती है। कोई भी रिएक्शंस की जो होती है वो उस डायरेक्शन में अकर होती है जहां पे रिएक्शंस की जो फ्री एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, अब रिएक्शंस आपके मानो आपकी रिवर्स प्रोसेस में भी हो सकती है, रिवर्स डायरेक्शन जो होती है उसकी फॉरवर्ड प्रोसेस में भी हो सकती है। यहाँ पे जो मैंने आपका एग्जांपल लिया है जैसे सिल्वर नाइट्रेट का और सोडियम क्लोराइड का, इट इज अ वेरी इंटेंस रिएक्शंस। ये बहुत जल्दी रिएक्शंस हो जाती है विद इन अ फ्यू सेकंड्स। इसका रेट ऑफ रिएक्शंस है 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻14 सेकंड। तो जो आपकी आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत जल्दी अकर्स हो जाती हैं, तो उनकी आपकी जो केमिकल काइनेटिक्स जो होती है उसको स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा स्लो होती हैं, तो उसके लिए भी हम केमिकल काइनेटिक्स या उसके प्रोसेस को भी अकर करना एक तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और उसकी पूरी स्टडी करना भी कैसे होता है थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, कैसी रिएक्शंस होती हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ओके, जिनका रेट ऑफ रिएक्शंस मॉडरेट होता है। ओके, जस्ट लाइक एस्टेरिफिकेशन, okay, formation of ammonia, and many more। इस टाइप की बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो मॉडरेट रिएक्शंस में होती हैं। उसमें फिर हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम उनको आपका जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। अब जो मैंने आपको रिएक्शंस बताई इट इज आयनिक रिएक्शंस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक दूसरी चीज और आती है स्टूडेंट जो समझने के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज में डिफिकल्टी होती है। व्हाट इज द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर हम देखें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं उस पे भी हम रिएक्शंस को ही स्टडी करते हैं जो बेसिकली कांसेप्ट आपने 11th में पढ़ा होगा। और आप केमिकल काइनेटिक्स में भी जो है रिएक्शंस को ही स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम? क्या डिफरेंस है? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं मेनली स्टडी जो होता है कि मान लीजिए जो दो आपके रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म कर रहा है सी एंड डी। तो यहाँ पे जो मेनली इक्विलिब्रियम जो स्टेट आती है दोनों कंपाउंड्स के जो दोनों एलिमेंट्स के फॉर्मेशन में या ट्रांसफर जो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी उसको हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। यानी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो वो किस रेट में हो रहा होता है या उसकी मैकेनिज्म क्या हम वो स्टडी नहीं करते हैं। उसमें हम स्टडी करते हैं कि उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश हो रहा है किस तरह से एस्टैब्लिश हो रहा है इक्विलिब्रियम, उनके वॉल्यूम के बीच में इक्विलिब्रियम या उनके प्रेशर के बीच में इक्विलिब्रियम या उसमें जो सिस्टम यूज हो रहा है सिस्टम में एनर्जी में उसकी एंथैल्पी में या एंट्रोपी में किस तरह से
से इक्विलिब्रियम आपको एस्टैब्लिश हो रहा है, दैट वी स्टडी इन अ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। बट इन अ केमिकल काइनेटिक्स वी स्टडी अबाउट देयर मैकेनिज्म, जो भी रिएक्शन अकर होगी, मान लीजिए ए बी रिएक्टेंट से आपका सी और डी प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर जो भी इनके बीच में मैकेनिज्म होगी या इनका रेट किस तरह से चलेगा। रेट मींस हो जाता है कि आपका कोई भी रिएक्शन एक लिमिटेड टाइम के अंदर, जो गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट होती है, दैट इज द कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो होगा हम वही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इसी यूनिट के रेट ऑफ रिएक्शंस। जैसे मैंने आपको एक बार पहले बताया व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शंस, the concentration change in the reactant or products in a given time, that is called the rate of reaction। अगर हम उसको डेफिनेशंस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, the rate of reaction, the rate of a chemical reactions may be defined as the change in concentration of any reactant or any products as per given time। ये given time के अकॉर्डिंग जो भी आपका rate of reactions चेंज होता है, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शंस। और अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो चेंज इन द कंसंट्रेशन रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन अ चेंज। और इसकी अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट जो हो जाएगी इसकी मोल पर लीटर पर सेकंड। दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर देती हूँ, यूनिट नीचे थोड़ा सा हो रहा है। यूनिट अगर मैं देखूंगी तो मोल पर लीटर पर सेकंड। इफ अगर हम टाइम ले रहे हैं यहाँ पे सेकंड्स में, और अगर हम टाइम को मिनट्स में ले रहे हैं तो यहाँ पे फिर हम कर देंगे मोल पर लीटर एंड पर मिनट। अब इसमें अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रेशर या अंडर प्रेशर के अंदर रिएक्शंस को ले रहे हैं, मान लीजिए कोई गिवन कंडीशन है कि ये रिएक्शंस जो है इस गिवन प्रेशर में हो रही है, तब यहाँ पे जो हम लेंगे यूनिट जो हो जाएगी इसकी, उसमें अगर मान लीजिए गिवन प्रेशर के अंदर है तो यहाँ पे हम प्रेशर के लिए ले लेंगे एटीएम, ठीक है, और पर सेकंड्स अगर टाइम सेकंड्स में ले रहे हैं, और अगर हम टाइम को जो मिनट्स में ले रहे हैं तो यहाँ पे एटीएम पर मिनट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज ये आपकी केमिकल काइनेटिक्स यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, इट इज द यूनिट ऑफ द क्लास 12th एंड थर्ड यूनिट है। इससे पहले की जो भी प्रीवियस यूनिट है, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशंस है, और दूसरी यूनिट जो दोनों की जो आपको लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगी। और क्लास 12 के जो मैंने प्लेलिस्ट सेपरेटली बनाई हुई है, वहां पे अभी तक जितने हमने कवर अप किए हुए हैं सारे टॉपिक, जैसे सॉल्यूशंस यूनिट फर्स्ट और सेकंड के पूरे फुल वीडियो लेक्चर्स हैं सारे, और सारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अब जैसे कुछ टॉपिक्स आपके हट जाते हैं या ऐड हो जाते हैं, लेकिन सिलेबस मेरा पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और सीबीएसई के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप नीट की या आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो टॉपिक सारे ही कवर अप होते हैं। तो आप वहां से 12th की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, 11th की प्लेलिस्ट में 11th का आपको कंटेंट मिलेगा, और 12th की प्लेलिस्ट में सारा 12th का पर यूनिट वाइज हर यूनिट के 1 से लेके 1 2 3 4 5 इस तरह सीरीज, ताकि आपको देखने में आसानी हो। और स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले। अब हम केमिकल रेट ऑफ रिएक्शंस देखें तो रेट ऑफ रिएक्शंस अगर मेनली देखते हैं तो 2 टाइप्स की जाती है, इसको मैं हटा देती हूँ। एक हो जाती है आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, और दूसरी जो हो जाती है आपकी हो जाती है इंटेंसियस रेट ऑफ रिएक्शंस। तो जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस को मेजर करते हैं या इंटेंसियस रेट ऑफ रिएक्शंस को मेजर करते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस होती है उसमें 2 या 3 पार्ट्स होते हैं। चलिए अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट हम देखेंगे तो आपको 2 टाइप्स का, जैसे मैं बता रही थी आपको 2 टाइप्स का हो जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस एंड द इंटेंसियस रेट ऑफ द रिएक्शंस। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस में हम क्या देखते हैं, इफ आई एम written in a definition form, the change in concentration of reactant and products as per unit time over specified intervals is called average time rate of reaction। यानी एक स्पेसिफाइड जो आपका इंटरवल्स आ रहा है टाइम के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद, और जबकि हम इंटेंसियस में देखेंगे तो उसमें एकदम से हो जाएगा, उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम का इंटरवल्स नहीं होगा। तो सेम एवरेज वाले में या आपका रेट ऑफ द रिएक्शंस की जो स्पीड्स का जो डेफिनेशंस होगी वो एवरेज में सेम ही रहेगी। अगर हम इसको देखें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स and time intervals involved in the change, that is the formula, that is the definition। अब स्टूडेंट आप चाहें तो इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने में आसानी हो। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए अब रेट ऑफ, अब इसको अगर हम देखें, अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ कि सपोज अब जो कंसंट्रेशंस में जो चेंज आएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस में, अगर हम यहाँ पे देखें कि मान लीजिए आपका कोई भी ए रिएक्टेंट्स है और उससे बी प्रोडक्ट्स जो होता है आपका फॉर्म हो रहा है, reactant and it is the product, okay? तो इससे ए से आपका बी प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। अब दो कंडीशन होती है, मान लीजिए इफ कंसंट्रेशन डिक्रीज, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बताया था या तो कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज होगा या कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगा, यानी आपका रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर टाइम के साथ जैसे जैसे वो प्रोडक्ट में बदलता जाएगा तो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। मान लीजिए पहले इसका कंसंट्रेशन है ए और जब दोबारा बाद में कंसंट्रेशन आ रहा है वो आ रहा है A2। अब अगर मैं कंसंट्रेशन में चेंज देखती हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा A इक्वल टू हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 हो जाएगा, है ना। और उसमें पहले में क्या है कि आपका अगर हम देखें यहाँ पे आपका जो A जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी A जो है A1 इज ग्रेटर देन A2, यानी ये जो वैल्यू हो जाएगी ये आ जाएगी आपकी एक तरीके से नेगेटिव आ जाएगी। और अगर मैं टाइम इंटरवल देखूं, इसी तरह से हम टाइम इंटरवल निकालें, यानी डेल्टा T यानी जो टाइम एक्सचेंज आ रहा है वो आ जाएगा आपका T2 माइनस का T1 जो पहले इसमें था। अब हम यहाँ से नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन देखें, अगर आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस कंडीशंस में, तो यहां से हो जाएगा आपका माइनस का डेल्टा A अपॉन डेल्टा P। अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शंस नेगेटिव वैल्यू यानी डेल्टा A की नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन कैसा हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उस कंडीशन में आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन A का कम हो रहा है, B का इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया अगर आपका कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन से अगर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए आपका इस कंसंट्रेशन जो है रिएक्शन का वो कैसा हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज जैसे B है तो B का कंसंट्रेशन कैसा होगा, पहले यानी B का लेस होगा, जो चेंज होने के बाद B2 का कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यानी अगर आपका B2 जो होगा कंसंट्रेशन A से ज्यादा हो जाएगा तो डेल्टा B यानी किसके बराबर हो जाएगा आपका B2 माइनस B1 के बराबर। तो इसमें भी जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा B, ये तो पॉजिटिव ही है, इसके लिए हम पॉजिटिव प्लेस के आगे कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, और टाइम इंटरवल आपका डेल्टा T ऐसे हो जाएगा। और स्टूडेंट इसकी तरह से अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर, यानी जो कंसंट्रेशन आपका कम हो रहा है और इक्वल टू जो कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों को इक्वल करके हम निकालेंगे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यानी यहां से जो आपका डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, और जो आपके प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन हो रहा है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू द, अगर हम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो, ठीक। अब देखते हैं सेकंड वन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शंस, ये किस तरह से वर्क करेगा या हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड वन इज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शंस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस में द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस at a particular instant of time is called the instantaneous rate of the reactions। अब अगर हम देखें कि इसमें एकदम से चेंज जो आता है इंस्टेंटेनियस टाइम में जो चेंज आता है, तो इसके थ्रू हम जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ट्रू
मेजरली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू देखें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू क्या होता है कि कंसंट्रेशन में जो चेंज जो आता है पर्टिकुलर एक टाइम के साथ बढ़ता है या एक कंसंट्रेशन जो होता है पर्टिकुलर टाइम के साथ कम होता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से हम एक उसकी पूरी एक्चुअल जो मैथमेटिकल वैल्यू जो होती है वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर पाते। कैलकुलेशंस के लिए जो हम देते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस का इंटेंस रेट ऑफ द रिएक्शंस को हम लेते हैं। अब अगर हम देखें कंसंट्रेशंस में चेंज जो हो रहा है आपका, ठीक है, कंसंट्रेशंस में चेंज मान लीजिए आपके दो ए और बी आपके एलिमेंट्स, इसमें ए क्या हो गया, ए तो हो गया आपका रिएक्टेंट्स और बी हो गया प्रोडक्ट्स। अब टाइम क्या हो रहा है कि टाइम इंटरवल अगर मैं देखूं, टाइम इंटरवल जो होगा, टाइम इंटरवल एक तरीके से इसमें डेल्टा टी यानी किसके बराबर मान लेंगे हम, एक जैसे जीरो, लगभग जीरो। क्योंकि क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट में क्योंकि टेंडेंसी चेंज आ रहा है और इसी तरह से जो आपका कंपाउंड्स में जो चेंज आ रहा है या जो भी आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है वो भी एक लिटिल है, या बहुत जल्दी टाइम इंटरवल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम टाइम इंटरवल dt इक्वल टू 0 यानी अब आपका टाइम इंटरवल यहाँ पे हम डेल्टा t ना लेके यहाँ पे जो होता है उसको हम d के अकॉर्डिंग लेते हैं। यानी जब आपका चेंज बहुत मिनिमम होता है या मिनिमल होता है तो उसको हम डेल्टा वैल्यू ना लेके, ठीक है, तो डेल्टा की जगह पे हम d वैल्यू को लेते हैं। अब अगर हम स्टूडेंट देखते हैं कि मान लीजिए आपका इंसाइनेस में भी देखते हैं, लेट्स सी, अगर मान लीजिए आपका कोई भी रिएक्टेंट से A, ठीक है, और B में इसमें चेंज हो रहा है और C और D क्या हो रहा है, आपके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे देखेंगे तो इसका मैंने मान लिया कंसंट्रेशन A है, इसका जो आपका कोफिशिएंट्स जो माना मैंने C है और इसका हमने मान लिया D है। तो यहाँ से जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शंस जो हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस किसके बराबर हो जाएगा कि माइनस का A अपॉन D, ठीक है, D में जो चेंज आएगा तो हम यहाँ पे माइनस का डी ए इक्वल टू माइनस का डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। और अगर सी में देखेंगे हम तो यहाँ पर सी पॉजिटिव रहेगा आपका, तो सी में डेल्टा लेंगे तो डी सी और यहाँ पर डी टी और यहाँ से आपका डी डी और अपॉन डी टी। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन इसका मेजर करेंगे। और इसके हम अगर कोएफिशिएंट की बात करें, जो हम इसका अगर अमाउंट कैलकुलेट करना होगा तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शंस किस तरह से कैलकुलेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी कि मान लीजिए आपका ए का अमाउंट ए है तो माइनस का डी ए अपॉन डी टी, तो इसका जो अमाउंट होगा वो 1 अपॉन ए, यानी इसकी जो एवरेज है, ठीक है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको 1 अपॉन करके ले लेंगे। और आपका माइनस का डी बी, तो यहाँ पे भी इसका 1 अपॉन, माइनस का साइन आगे लगा देती हैं, 1 अपॉन स्मॉल बी, जो इसका कोएफिशिएंट है यहाँ पे आपका डी टी। इसी तरह से अगर हम सी का देखेंगे तो माइनस का 1 अपॉन सी स्मॉल सी, यानी उसका कोएफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहाँ से आपका सी अपॉन डेल्टा सॉरी डी टी, यहाँ पर भी इसका ठीक ऐसे अगर हम इसको माने तो 1 अपॉन डी और यहाँ से डी डी अपॉन डी, ठीक है। अभी तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि हम किस तरह से इसमें जो इसकी एवरेज वैल्यू होगी वो किस तरह से लगाएंगे। लेट्स सपोज मान लीजिए हाइड्रोजन और आयोडीन की आपकी रिएक्शन हो रही है और दो मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। तो यहां से हम इस रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इस एग्जांपल को देखिए, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन जिसमें मैंने बताया था, अब इसके कितने मोल है, 1 मोल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन की जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगी वो 1 होगी। तो ये पर्टिकुलर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एच में यहाँ पे डी एच टू अपॉन डी
टी, कंसंट्रेशन में जो भी चेंज आ रहा है। और आयोडीन का अगर मैं देखूंगी तो Di2 अपॉन dt, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने कोफिशिएंट है 2, तो 1/2 DHI और अपॉन dt। आई होप सो इस तरह से हम इसके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे 1/4 करके लिखेंगे जब आपका रेट ऑफ रिएक्शंस को हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम लेक्चर आएगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम इसी यूनिट के और जो आगे के टॉपिक है सीरीज वाइज वो सारे कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट देखते रहिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।